हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। मैं सोनम आज आप सभी को बताऊंगी भारत में कृषि के बारे में। यह भारत में कृषि का पार्ट 2 वीडियो है। इसके प्रथम वीडियो यानी कि भारत में कृषि का पार्ट 1 में मैं आपको कृषि के प्रकार, जिसमें जो कृषि का प्रकार 5 प्रकार का था, जिसमें पहला फसल चक्र, उस वहाँ तक पिछले वीडियो यानी कि भारत में कृषि का पार्ट 1 में बता दी थी। अब आइए जानते हैं कि उसका यानी कि भारत में जो कृषि है वह 5 प्रकार की है, जिसमें पहला के बारे में हम लोग जो फसल चक्र था उसके बारे में जान लिए हैं। अब जानते हैं दूसरा के बारे में, जो है अनुबंध कृषि। अनुबंध कृषि के बारे में अभी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है अनुबंध कृषि, यह खेती करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। यानी कि यह जो अनुबंध कृषि है, इसे इंग्लिश में पूछा जाए तो इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। और अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। यहाँ पे लिखा हुआ है, यह खेती करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर किसान की ज़मीन का उपयोग फसल की पूर्व निर्धारित यानी कि फसल उगा हुआ नहीं होता है और उसे पहले ही निर्धारित कीमत पर अपने अनुसार खेती करने के लिए करता है। यानी कि यह जो अनुबंध खेती है या फिर अनुबंध कृषि, इसमें कॉन्ट्रैक्टर जो है वह एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और उसमें किसान के ज़मीन का उपयोग करता है। यानी कि वह जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है, उसके बाद जो किसान का ज़मीन होता है उसका उपयोग करता है और वह अपने अनुसार उसमें फसल उगाता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है उसमें पूर्व निर्धारित यानी कि फसल को बोए हुए ही नहीं होते हैं और उससे पहले ही उसके कीमत का या फिर उस फसल का दाम लग जाता है और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वह उस ज़मीन पे फसल को उगाता है और उसकी जो कीमत होती है उसे वह स्वयं रख लेता है। अब इस प्रकार से हम लोग जाने भारत में कृषि के प्रकार, जो दूसरा था अनुबंध कृषि, उसके बारे में। अब जानते हैं तीसरा, जो है कार्बनिक कृषि। तीसरा है कार्बनिक कृषि। यह उस प्रकार की कृषि है जिसमें किसी प्रकार के रासायनिक खादों, कीटनाशकों के बिना खेती होती है। यानी कि यह कार्बनिक कृषि उस प्रकार की कृषि है जिसे करने के लिए ना ही हम किसी रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं और ना ही कीटनाशक यानी कि कीटों को मारने वाली जो दवा होती है, जिसे हम प्रायः अच्छी फसल के लिए खेतों में उसका प्रयोग करते हैं, और ना ही हम उसका प्रयोग करते हैं ये जो कार्बनिक कृषि है उसमें। और इसी प्रकार से हम लोग इस खेती को करते हैं और जिसमें सिर्फ जैविक खाद का उपयोग करते हैं। यानी कि यह जो कार्बनिक कृषि है इसमें हम लोग रसायन खाद या फिर कीटनाशकों का प्रयोग न करके इसमें सिर्फ जैविक खादों का उपयोग करते हैं। और इस प्रकार से हम लोग जाने दूसरा और तीसरा के बारे में, जिसमें दूसरा था अनुबंध कृषि और तीसरा है कार्बनिक कृषि। और चौथा के बारे में अब जानते हैं, जो है झूम कृषि। अभी हम लोग जानेंगे झूम कृषि के बारे में विस्तार से। यहाँ पे लिखा हुआ, यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। यानी कि यह जो झूम कृषि है यह भारत के पूर्वोत्तर यानी कि पूर्व उत्तर, जिसमें हमारा 7 सिस्टर यानी कि 7 बहनों का जो राज्य है भारत में, उस तरफ ही इस प्रकार की खेती जो झूम खेती है उस प्रकार की खेती हम लोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े थे कि यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जिसमें पहले पेड़ पौधे को काट दिया जाता है और वहाँ पर कृषि की जाती है। और जब वहाँ की मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है तब आगे पेड़ पौधों को काटकर उन पर कृषि की जाती है। इसलिए इस कृषि को हम स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जानते हैं। यानी कि यह जो झूम खेती है इसे हम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में करते हैं। और इस कृषि को करने की विधि यह है कि कहीं पे जंगल वगैरह उपजा हुआ होता है तो उसे हम काट करके और फिर उसे जला देते हैं, जिससे उसका जो अवशिष्ट यानी कि जो राख बच जाता है उस खेती करने के लिए हम लोग प्राय उसका उपयोग करते हैं, जो एक प्रकार का जैविक खाद है। और वहाँ पे हम लोग उसे जंगल को काट करके और उसे जला देते हैं और वहाँ पे फसल लगाते हैं। और जब तक उस मिट्टी में उसकी जो उर्वरता शक्ति होती है जब तक उसमें मौजूद होती है तब तक उसमें हम लोग फसल लगाते हैं। और जब अच्छी फसल नहीं होती है, जब ना के बराबर फसल उसमें उगने लगती है, तब उस स्थान को हम लोग छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जहाँ पे फिर वही काम करते हैं वहाँ पर भी पेड़ पौधे होते हैं, उसे काटते हैं, फिर उसे जला देते हैं और फिर से उस स्थान पे
कृषि करते हैं। और इसी प्रकार से झूम खेती को एक स्थान पे कृषि करने के बाद फिर दूसरे स्थान पे जाते हैं, दूसरे स्थान पे कृषि हो जाने के बाद फिर तीसरे स्थान पे जाते हैं। और इसी प्रकार से इस खेती को करने के लिए इस कृषि को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो नाम है स्थानांतरित कृषि, यानी कि स्थान का अंतरण करना, यानी कि स्थान बदल बदल करके कृषि करना। और इसी कृषि को हम लोग झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। अभी हम लोग जाने चौथा, यानी कि कृषि के चौथे प्रकार का, जो था झूम खेती। अब जानते हैं पांचवा के बारे में, जो है सीढ़ीनुमा कृषि। सीढ़ीदार खेत पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों की ढलवा भूमि पर कृषि के उद्देश्य से विकसित क्षेत्रों को कहते हैं। यानी कि यह जो सीढ़ीनुमा कृषि है, यह सीढ़ीदार खेत यानी कि पहाड़ों पर्वतों पहाड़ी प्रदेशों की जो ढलवा भूमि होती है वहाँ पर कृषि करने के उद्देश्य से इस सीढ़ीनुमा कृषि का हम लोग क्षेत्र विकसित करते हैं। इन प्रदेशों में पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं, जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी को बहने से रोकने में सहायक होता है। यानी कि यह जो सीढ़ीनुमा कृषि है, यह सीढ़ीदार खेत होता है। और जो पहाड़ होते हैं या फिर पर्वत होते हैं, वह उसमें ढलान बहुत ही तीव्र होती है, यानी कि वह ऊपर से नीचे की ओर निकलती है। और वहीं पे हम लोग उसे सीढ़ीदार बनाते हैं, जिससे वहाँ पे फसल अच्छी उगती है। वहाँ पे हम लोग उसे सीढ़ीदार बनाते हैं और वहाँ पे कृषि करते हैं। और वहाँ पे कृषि करने के मतलब दो फायदे हैं, जिसमें पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें मृदा अपरदन बहुत ही कम होता है और वर्षा की पानी को बहाने में सहायक होता है। यानी कि उस पर जो भी वर्षा होती है, वहाँ पहाड़ों पे तीव्र ढलान होती है और वहाँ पे जो भी वर्षा का पानी रुकता है वह सीधे ही नीचे चला आता है, यानी कि वहाँ पे बहुत दिन तक पानी नहीं जमा होता है, जिससे फसलों को क्षति नहीं पहुँचती है। अब इस प्रकार से हम लोग अभी जान लिए भारत में कृषि के प्रकार के बारे में, जो 5 थे, जिसमें पहला फसल चक्र, उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे। दूसरा है अनुबद्ध कृषि, तीसरा कार्बनिक कृषि, चौथा झूम कृषि और पांचवा सीढ़ीनुमा कृषि। अब हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। अब जानते हैं थोड़ा सा कि कृषि के क्षेत्र में विभिन्न कृषि क्रांतियाँ कौन कौन सी थी उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है विभिन्न कृषि क्रांतियाँ, जिसमें पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति है। यानी कि यह जो हरित क्रांति है, यह कृषि के उत्पादन यानी कि यह कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति है। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग में बढ़ावा दिया है। यानी कि यह जो हरित क्रांति थी, यह जिस वक्त नहीं थी, उससे पहले हम लोग अच्छे किस्म के बीज को उपयोग में नहीं लाते थे और उसे पुराने ढंग से खेती करते थे, जिसके कारण फसल अच्छी नहीं उग पाती थी। लेकिन जब से यह हरित क्रांति हुई है, तब से हम लोग उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करते हैं और नए तरीके से खेती करते हैं। इस हरित क्रांति से हमें यही फायदा हुई है और इसके कारण हमारी फसल अच्छी उगती है। और यह जो हरित क्रांति है, यह पूरे विश्व की क्रांति है, यह पूरे विश्व में हुआ था। अब जानते थोड़ा सा कि इसकी शुरुआत विश्व के किन किन देशों से हुई है उसके बारे में, और यह जो हरित क्रांति है, इसके जनक कौन है उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इस क्रांति की शुरुआत 1965 ईस्वी में USA तथा मैक्सिको से हुई है। यानी कि यह जो हरित क्रांति है, इसकी शुरुआत 1965 ईस्वी में USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी शुरुआत अमेरिका तथा मैक्सिको से हुई है, जो 1965 ईस्वी में हुई थी। इस क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। यानी कि इस क्रांति का जो जनक है, यानी कि इस क्रांति में अपना प्रमुख योगदान देने वाले जो व्यक्ति है, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्हीं के कारण यह जो क्रांति है वह सफल हुई है, उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। अब जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। ये जो नॉर्मन बोरलॉग है, इन्हें शांति के क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। यानी कि कृषि का जो क्षेत्र होता है या फिर कृषि क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है, इसीलिए इनके कामों को या फिर इनके अच्छे कर्मों के लिए इन्हें कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार न देकर इन्हें शांति के क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग जाने हैं अभी विभिन्न कृषि क्रांतियों के बारे में। अब थोड़ा सा जानते हैं इसमें जो हम पढ़े थे विभिन्न कृषि क्रांतियों के बारे में, जिसमें हरित क्रांति था, यह पूरे विश्व की बात थी। अब थोड़ा सा जानते हैं हम लोग अपने भारत के बारे में कि भारत में जो हरित क्रांति हुई है उससे हमारे भारत में क्या उन्नत हुई है, या फिर
इससे हमारा भारत का क्या उत्कर्ष हुआ है या फिर यह ऊपर की ओर कैसे कैसे बढ़ा है उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय हरित क्रांति। भारतीय हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन, यानी कि एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। यानी कि जो भारत में हरित क्रांति हुई है इसकी शुरुआत एम.एस. स्वामीनाथन ने किया है, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्हीं के कारण यह भारत में जो हरित क्रांति है वह सफल हो पाया है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई थी। यानी कि भारत में जो हरित क्रांति हुई है इसकी शुरुआत 1966 से 1967 के बीच हुई है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं तथा चावल की कृषि पर पड़ा है। यानी कि यह जो हरित क्रांति है इससे भारत में दो फसलें जो गेहूं और चावल है उस पर इसका अधिक प्रभाव देखने को मिला है, या फिर हम कह सकते हैं कि इससे यह जो गेहूं और चावल की कृषि है इसका पैदावार अधिक बढ़ गया है। हरित क्रांति के बाद भारत में चावल का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया है और गेहूं का उत्पादन 5 गुना बढ़ गया है। यानी कि यह जो हरित क्रांति हुई है इससे हमारे देश में दो फसल जो गेहूं और चावल है इसमें अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जो हमारा ये गेहूं है यह जो चावल है इसका उत्पादन में 3 गुना और बढ़ गया। यानी कि पहले जो इस चावल की जो कृषि करते थे हम लोग और उसमें जितना हम लोग फसल उगा पाते थे, यह हरित क्रांति के बाद उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ करके फसल में वृद्धि हुई है और हम लोग उतना फसल को उगाते हैं। अब जानते थोड़ा सा इसी प्रकार से गेहूं के बारे में कि गेहूं में हरित क्रांति के बाद क्या बदलाव आया है गेहूं के उत्पादन में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और गेहूं का उत्पादन 5 गुना बढ़ गया है और हरित क्रांति के बाद जो गेहूं का उत्पादन था वह पहले की अपेक्षा 5 गुना अधिक बढ़ गया है। तो इस प्रकार से अभी हम लोग जाने भारतीय हरित क्रांति के बारे में। अब जानते हैं प्रमुख क्रांति से संबंधित उत्पादन के बारे में, यानी कि कौन कौन से क्रांति हुई है और वह किन किन फसलों को बढ़ाने के लिए हुई है उसके बारे में, या फिर कह सकते हैं कि कौन सी क्रांति किस चीज़ों से किन फसलों से संबंधित है उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तरफ क्रांति और दूसरी तरफ उत्पादन, यानी कि किस क्रांति के लिए कौन सा उत्पादन, यानी कि किन फसलों के लिए कौन सी क्रांति हुई है उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे पहला लिखा हुआ है हरित क्रांति। यह जो हरित क्रांति है यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, यानी कि कह सकते हैं कि यह कृषि से संबंधित क्रांति है जिसे हम हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं। या फिर हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन होता है। उसके बाद दूसरा है श्वेत क्रांति जिसमें दूध उत्पादन, यानी कि दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए हम लोग श्वेत क्रांति को किए थे। और तीसरा है पीली क्रांति जिसमें तिलहन उत्पादन होता है। और चौथा है भूरी क्रांति जिसमें उर्वरक उत्पादन होता है। पांचवा है नीली क्रांति जिसमें मत्स्य उत्पादन संबंधित है। उसके बाद छठा है लाल क्रांति जिससे टमाटर तथा मांस उत्पादन संबंधित है। और सातवां है गुलाबी क्रांति जिससे झींगा मछली उत्पादन संबंधित है। अब जानते हैं आठवां के बारे में। आठवां है बादामी कृषि जिससे मसाला उत्पादन संबंधित है। उसके बाद नौवां सुनहरी क्रांति जिससे फल उत्पादन संबंधित है। उसके बाद 10वां है रजत क्रांति जिससे अंडा उत्पादन संबंधित है। उसके बाद 11वां है काली क्रांति जिससे पेट्रोलियम उत्पादन संबंधित है। और लास्ट में जो 12वां है वह है गोल क्रांति, और गोल क्रांति से संबंधित फसल है आलू। इस प्रकार से अभी हम लोग जाने प्रमुख क्रांति और उसके उत्पादन के बारे में, यानी कि किस फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए हम लोग कौन से क्रांति किए थे उसके बारे में। जो हम लोग कुल 12 क्रांति को किए थे जिसमें 12 जो फसल है उसके उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए। अब इस प्रकार से अभी हम लोग जाने प्रमुख क्रांति से संबंधित उत्पादन के बारे में। और अभी जानते हैं इंद्रधनुष क्रांति के बारे में, इंद्रधनुषी क्रांति के बारे में, कि यह जो इंद्रधनुषी क्रांति थी यह क्या थी उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर एवं अन्य सभी क्रांतियों के साथ मिलकर चलाने का लक्ष्य है। यानी कि यह जो इंद्रधनुषी क्रांति है इसमें बहुत सारे क्रांतियों के सम्मिलित रूप है, यानी कि जो बहुत सारी क्रांति हुई थी जैसे कि हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति, धूसर क्रांति और अन्य सभी क्रांतियां थी। इनके सम्मिलित रूप को इसे इंद्रधनुष क्रांति में संबंधित है, यानी कि इसी इंद्रधनुष क्रांति में यह सभी संलग्न होया हुआ है। तो इस प्रकार से अभी हम लोग इंद्रधनुषी क्रांति तक जान चुके हैं।
फिलहाल अभी आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और बचे हुए फसलों के बारे में या फिर भारत में कृषि के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं थोड़ी देर में। आइए अब हम लोग जानते हैं बचे हुए पार्ट्स के बारे में, जिसमें हमारा पहला है चावल। यानी कि अभी हम लोग जानेंगे चावल के बारे में कि चावल का उत्पादन भारत में किस प्रकार से होता है, या फिर भारत के कौन सा राज्य चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और विश्व का कौन सा देश चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है चावल, यह भारत की मुख्य खाद्य फसल है। यानी कि भारत में ज़्यादातर मात्रा में यह जो चावल है इसी का उपयोग किया जाता है और लोग अधिक मात्रा में चावल को ही खाते हैं। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। यानी कि अगर बात की जाए तो भारत विश्व में चावल के उत्पादन में कितना प्रतिशत अपना भागीदारी रखता है, तो उसका आंसर होगा 21.7%। यानी कि भारत विश्व में 21.7% चावल के उत्पादन में अपना स्थान रखता है। भारत में पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यानी कि अगर बात की जाए कि भारत का कौन सा राज्य चावल के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है, तो वह है पश्चिम बंगाल। अब जानते हैं कि विश्व का कौन सा देश चावल के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है, उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, विश्व में चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। यानी कि विश्व में प्रथम स्थान चीन रखता है चावल के उत्पादन में। इसे हम याद कर सकते हैं, जैसे कि चावल यह भी च से शुरू हुई है और जो चीन है यह विश्व में अपना प्रथम स्थान रखता है, इसका भी शुरुआत च से ही होता है। इससे हम याद रख सकते हैं कि चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, चावल चीन। इस प्रकार से हम लोग इसे याद रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। यानी कि भारत में जो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वह भारत के कटक में स्थित है और यह जो कटक है भारत के उड़ीसा राज्य में पड़ता है। यानी कि कह सकते हैं कि यह जो कटक है यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस प्रकार से अभी हम लोग जाने चावल के बारे में। अब आगे जानते हैं गेहूं के बारे में। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। यानी कि विश्व में गेहूं के उत्पादन में भी अपना प्रथम स्थान चीन ही रखता है और चावल के उत्पादन में भी चीन ही रखता है। और हमारा जो भारत देश है यह गेहूं के उत्पादन में अपना दूसरा स्थान रखता है। भारत विश्व में लगभग 12% गेहूं का उत्पादन करता है। यानी कि अगर बात की जाए कि यह जो भारत देश है यह विश्व में गेहूं के उत्पादन में अपना कितना प्रतिशत भागीदारी रखता है या फिर कितने प्रतिशत पे अपना स्थान रखता है, तो वह 12%। भारत में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। यानी कि भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है वह गेहूं के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। यानी कि उत्तर प्रदेश में भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक उपज होती है या फिर चावल की फसल लगाई जाती है। विश्व में गेहूं के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान रखता है। यानी कि अगर प्रश्न ऐसा हो कि विश्व में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा देश रखता है, तो उसका आंसर होगा चीन। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। यानी कि प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। यानी कि भारत में गेहूं के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश रखता है, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर की बात की जाए तो उसमें भारत का राज्य पंजाब अपना प्रथम स्थान रखता है। अभी इस प्रकार से हम लोग जाने चावल और गेहूं के बारे में। अब आगे जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान गेहूं, गन्ना, मसूर और आलू के उत्पादन में है, जबकि राजस्थान भारत में बाजरा तथा सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यानी कि यह लिखा हुआ है कि भारत का कौन सा जो राज्य है वह किन किन फसलों के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है, उसके बारे में, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के बारे में। अब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश किन किन फसलों के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यह जो उत्तर प्रदेश राज्य है यह गेहूं के, गन्ना के, मसूर के और आलू के उत्पादन में भारत में अपना प्रथम स्थान रखता है। अब आगे जानते हैं राजस्थान के बारे में कि राजस्थान भारत में किन किन फसलों के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान भारत में बाजरा के उत्पादन में तथा सरसों के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। अब आगे जानते हैं कि कौन कौन फसल है जिसे हम लोग उगाते हैं और वह फसल किस देशों में अपना प्रथम स्थान रखते हैं उसके उत्पादन में, और भारत के किन राज्यों में उसका प्रथम स्थान है, उसके बारे में।
जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले रबर इसके उत्पादन में विश्व में थाईलैंड, जबकि भारत में केरल अपना प्रथम स्थान रखता है। यानी कि यह जो रबर है इसकी खेती विश्व में अगर बात की जाए तो इसकी सबसे ज़्यादा उपज होती है थाईलैंड में, जबकि भारत में अगर इसकी बात की जाए तो केरल में। यानी कि रबर के उत्पादन में विश्व में थाईलैंड अपना प्रथम स्थान रखता है, जबकि भारत में केरल। अब इस प्रकार से अभी हम लोग जाने रबर के बारे में। और दूसरा है गन्ना। अब जानते हैं गन्ना के बारे में। इसके उत्पादन में विश्व में ब्राज़ील, जबकि भारत में उत्तर प्रदेश अपना प्रथम स्थान रखता है। यानी कि गन्ना के उत्पादन में अगर प्रश्न ऐसा हो कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जो गन्ना के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है, तो उसका आंसर होगा ब्राज़ील। और अगर भारत में इसी प्रकार का प्रश्न हो कि भारत का कौन सा राज्य है जो गन्ना के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है, तो उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से अभी हम लोग जाने गन्ना और रबर के बारे में। आगे जानते हैं चाय के बारे में। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इसके उत्पादन में विश्व में चीन, जबकि भारत में असम प्रथम स्थान रखता है। यानी कि चाय के उत्पादन में विश्व में चीन अपना प्रथम स्थान रखता है। अगर जबकि भारत के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में चाय के उत्पादन में भारत के कौन से राज्य अपने प्रथम स्थान रखते हैं, तो उसका आंसर होगा असम। यानी कि यह जो भारत का असम राज्य है यह चाय के उत्पादन में अग्रणी है, या फिर यह अपना प्रथम स्थान रखता है। अब आगे जानते हैं सोयाबीन के बारे में। इसके उत्पादन में विश्व में अमेरिका, जबकि भारत में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। यानी कि सोयाबीन के उत्पादन में अगर बात की जाए विश्व में, तो विश्व का देश अमेरिका अपना प्रथम स्थान रखता है। और अगर भारत में बात की जाए तो मध्य प्रदेश। आगे हम लोग जानते हैं कॉफ़ी के बारे में। इसके उत्पादन में विश्व में ब्राज़ील, जबकि भारत में कर्नाटक प्रथम स्थान रखता है। कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में ब्राज़ील और भारत में ये कर्नाटक अपना प्रथम स्थान रखता है। और ये जो ब्राज़ील है यह यहाँ पे कॉफ़ी के उत्पादन में भी अपना प्रथम स्थान रखता है और गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। और भारत में बात की जाए कॉफ़ी के उत्पादन में तो कर्नाटक, इसे हम याद रख सकते हैं कॉफ़ी कर्नाटक। इसका भी शुरुआत क से ही होता है और कर्नाटक का भी शुरुआत क से ही होता है। इसके लिए हम याद कर सकते हैं कॉफ़ी कर्नाटक। यानी कि कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का राज्य कर्नाटक जो है अपना प्रथम स्थान रखता है। अब आगे हम लोग जानते हैं दाल के बारे में। इसके उत्पादन में विश्व में भारत, जबकि भारत में मध्य प्रदेश अपना प्रथम स्थान रखता है। यानी कि यह जो दाल है इसके उत्पादन में अगर विश्व में भी बात की जाए तो भारत का ही स्थान प्रथम आता है। और भारत के अगर राज्यों के बारे में बात की जाए कि भारत के किस राज्यों में दाल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। और यहाँ पे भारत में दाल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, जबकि भारत को इस दाल का इतना उत्पादन करने के बावजूद भी इसे दूसरे देशों से दाल की आवश्यकता पड़ती है, या फिर यह जो भारत देश है यह दूसरे देशों से दाल का निर्यात करता है। दाल का निर्यात नहीं, आयात करता है। यानी कि दूसरे देशों से दाल अपने देश में मंगवाता है। यह जो भारत देश है इसमें दाल की बहुत ज़्यादा खपत है। यानी कि यहाँ के लोग अत्यधिक मात्रा में दाल खाते हैं, इसलिए यहाँ पे भारत इतना ज़्यादा दाल उपजाने के बाद भी इसे दूसरे देशों से दाल की आवश्यकता पड़ती है। अब आगे जानते हैं हम लोग जूट के बारे में। इसके उत्पादन में विश्व में भारत, जबकि भारत में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान रखता है। यह जो जूट है इसके उत्पादन में भी भारत ही अपना प्रथम स्थान रखता है। और अगर इसी प्रकार से बात की जाए कि भारत के कौन सा राज्य है जो जूट के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखते हैं, तो उसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अब इस प्रकार से मैं अपनी इस वीडियो जो भारत में कृषि थी इसके पार्ट 1 तथा पार्ट 2 इस दोनों वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। अब इस प्रकार से हमारा वीडियो भारत में जो कृषि है यह समाप्त हो रहा है। और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगी है इसमें, इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।